नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर एक जीके की मैं डेली मॉक टेस्ट आपके लिए अपलोड करता हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। इन 20 में से आपने कितने का आंसर दिया है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारा जो ये मॉक टेस्ट होता है इसमें मैं आपको सिर्फ आंसर नहीं बताता बल्कि डिटेल में चीज़ों को समझाता भी हूँ। तो आपके जो भी एग्ज़ाम है, जो आने वाले एग्ज़ाम है, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इस सीरीज़ की और वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे कुछ वीडियो का लिंक मिल जाएगा, कुछ लास्ट में वीडियो का दिया रहता है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो इससे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप जीएस की लगातार तैयारी करते रहते हो तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैं डिटेल से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सिर्फ टेस्ट नहीं है, समझ लीजिए एक ओवरऑल पढ़ाई हमारी हो रही है, क्योंकि मैं बहुत सी जानकारी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड दे देता हूँ। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। 20 में से आपको कितने नंबर मिले हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी करना है करके ज़रूर जाना। चलिए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, एम.एन. राय, जयप्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया? तो आर्थिक दोहन का विचार सबसे पहले भारत में प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। आपने ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में सुना होगा, ठीक है। इंग्लिश में ये काफ़ी ज़्यादा शब्द प्रयोग होता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब कि जो पैसा हम कमा रहे हैं या जो धन हम कमा रहे हैं उसका निष्कासन हो रहा है, वो जा रहा है, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिशर्स के समय में इस शब्द का प्रयोग किया था। इसका मतलब ये था कि भारतीयों का जो पैसा है वो भारत से लेकर इंग्लैंड भेज दिया जा रहा है, ठीक है, इंग्लैंड भेज दिया जा रहा है। अब क्या हो रहा है, इंग्लैंड तो भेज दिया गया, लेकिन इससे भारत को क्या मिला? कुछ नहीं। अभी क्या होता है, अगर हम आज की डेट की बात करें, अभी के समय की बात करें, तो भारत का जो पैसा है, मान लीजिए टैक्स के तौर पे हम देते हैं सरकार को, ठीक है। आप कोई भी टैक्स दे सकते हैं, क्योंकि भारत में आप अगर कोई भी सामान खरीदते हैं, टॉफ़ी से लेकर हर एक चीज़ में आपको किसी न किसी फॉर्म में टैक्स देना पड़ता है। फिर इनकम टैक्स भी होता है, फिर हाउस टैक्स भी होता है, अलग अलग टाइप के टैक्स होते हैं। लेकिन हम जो भी टैक्स देते हैं उस टैक्स का प्रयोग कहाँ होता है, वो हम पे ही लगता है घुमा फिरा के, समझ रहे हो ना। लेकिन आर्थिक दोहन में ये कहा गया था कि भारत से पैसा तो लिया जा रहा है, लेकिन वो भारतीयों को वापस नहीं किया जा रहा है, समझ रहे हैं, वो भारतीयों के ऊपर नहीं खर्चा किया जा रहा है। तो इसीलिए जो है ये जो मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ या फिर धन के निष्कासन से संबंधित एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, और इसी बुक में जो है आर्थिक दोहन का विचार प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है यूपी, क्योंकि हमें हमसे इस प्रश्न में दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है। तो जनसंख्या के लिहाज से दूसरा जो सबसे बड़ा राज्य है उसका नाम है महाराष्ट्र। तो ये हमें यहाँ से ध्यान होना चाहिए, महाराष्ट्र जो है दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद फिर बिहार का नंबर आता है। तो टॉप 3 ये राज्य हैं जनसंख्या के लिहाज से सबसे टॉप पर। फिर पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया था, देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, जनसंख्या के लिहाज से। सो सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वाला है हमारा, जिसमें हमको सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था ये बताना है। मनु, चरक, कौटिल्य या तुलसीदास? तो सप्तांग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? कौटिल्य ने। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा लवणीय जल इनमें से कौन सी जगह पर है? बाल्टिक सागर, श्याम सागर, मृत सागर या लाल सागर? तो लवणता की जो सबसे ज़्यादा मात्रा है वो मृत सागर में है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। जो जितने भी दुनिया में जो सामान्यतः जो भी सागर होते हैं, जो ओशियंस होते हैं, वो नमकीन होते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है, नमकीन होते हैं वो, उनका पानी खारा होता है। लेकिन मृत सागर का पानी बहुत ज़्यादा खारा है। कितना खारा है? तो लगभग 9.5 गुना अधिक खारा है। जो सामान्य मतलब जो समुद्र होता है उससे 9.5 गुना, आप समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा खारा है। और ये जो मृत सागर है ये पड़ता कहाँ पर है? तो ये पड़ता है मतलब ये बीच में है जॉर्डन, और इसके अलावा इज़राइल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इज़राइल, इसके अलावा अगर बात करें फ़िलिस्तीन की,
तो इन तीनों के ये बीच में पड़ता है, ठीक है, मृत सागर। अच्छा, पहले मैं जब छोटा था तो मृत सागर का मतलब ये समझता था कि शायद मतलब ये जो सागर होता है इसमें कोई मरता नहीं है, क्योंकि इसमें लवणता इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इसमें मान लो छलांग लगा देते हैं तो आप डूबेंगे नहीं, आप तैरते रहेंगे। तो मैं सोचा था शायद इसलिए जो है इसको मृत सागर बोलते हैं। लेकिन उस वक्त तो अगर मरता नहीं है तो फिर उसके लिए तो अमर सागर होना चाहिए ना नाम। लेकिन मृत सागर इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें जो है कोई भी जीव रह नहीं पाता है जिंदा, समझ रहे हो ना, जिंदा नहीं रह पाता है। इतना ज़्यादा मतलब एक खारा पानी है कि इसमें एक भी मछली नहीं होती, एक भी प्रजाति की, समझ रहे हो। तो मृत सागर में जो है ये सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हमसे पूछा जाता है कि मृत सागर कहाँ पर पड़ती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम के नारे के रूप में अपनाया गया था। वंदे मातरम का जो नारा था वो कब अपनाया गया था, कौन से आंदोलन में पहली बार इसको अपनाया गया था। 1857 का विद्रोह, 1905 में बंगाल का विभाजन, 1922 में असहयोग आंदोलन या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उस वक्त जो है ये वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था। दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि जो ये वंदे मातरम है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आनंद मठ से, ठीक है। आनंद मठ क्या है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है आनंद मठ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, आनंद और मठ, ये एक उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का, और इसमें जो है इन्होंने वंदे मातरम लिखा था, ठीक है। और ये जो आनंद मठ थी इसका प्रकाशन हुआ था 1882 में। तो 1905 में जो है बंगाल विभाजन में वंदे मातरम के नारे को अपनाया गया था पहली बार। चलिए, इसके बाद 1882 में जो है आनंद मठ प्रकाशित हुआ था। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग होता है, जो आरबीसी होती है हमारी बॉडीज़ में, उनके लाल रक्त होने का मतलब लाल कलर होने का क्या कारण है। ओके, सो ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर ज़्यादातर लोगों को पता होगा। हीमोग्लोबिन के कारण जो है हमारा जो रक्त है वो लाल होता है। सो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 वाला है कि पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है। अच्छा, ये बताना मुझे कमेंट करके कि थोड़ा सा बोरियत वाला तो नहीं होता है कि मैं ऑप्शन के बाद थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। तो अगर आप कहेंगे तो मैं सिर्फ जो क्विज़ वाले होती है ना नॉर्मल, वो वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा कि जिसमें मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और डायरेक्टली आंसर बता दूंगा। तो वैसा भी हम लोग कर सकते हैं अगर आपको बोरियत लगता होगा तो, क्योंकि मेन उद्देश्य तो ये है कि अगर आप लोग देखेंगे नहीं तो बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है, समझ रहे हो ना। तो आप लोग कमेंट जरूर करा करिए प्लीज़, जो भी आप कमेंट कर सकते हैं वो किया करिए। पशुपालन के साथ खेती जब की जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मिश्रित खेती, ठीक है। कि मान लीजिए आप पशुपालन मतलब आप खेती कर रहे हैं, उसके साथ आपने मुर्गी पालन कर लिया, मधुमक्खी पालन कर लिया, तो वो मिश्रित खेती के अंदर आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें अधिकतम भार किसका होता है, अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशी और अंगों का, या फिर जल का। तो हमारी बॉडी में 60 से 70% जो है वो जल होता है, या आप सभी को पता होगा। तो इसलिए जल का जो है अधिकतम भार होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा था। प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम किसने कहा था, मोर्ले, हरकोट, लास्की या लोवेल। तो मोर्ले ने कहा था, लॉर्ड मोर्ले ने ये कहा था कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो समकक्षों में प्रथम होते हैं, ठीक है। समकक्षों में मतलब प्रथम का क्या मतलब समझिए, सभी लोग सांसद होते हैं और अपने 20 में से ही जो है मतलब विधानसभा के सदस्य होते हैं सभी लोग, और अपने 20 से ही जो है एक नेता चुन लेते हैं, और वही नेता जो है प्रधानमंत्री बनता है, और प्रधानमंत्री सबसे ऊंचा हो जाता है उनमें से, समझ रहे हो ना। तो मतलब वो अपने ही समकक्षों में, मतलब सभी लोग लोकसभा के सदस्य हैं लेकिन उनमें से वो टॉप पर है, कौन, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो वो समकक्षों में प्रथम व्यक्ति हो गया। तो ये मोर्ले ने कहा था, लॉर्ड मोर्ले ने कहा था ये। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है। अणु बम के विकास से संबंधित है, कौन संबंधित है, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा और राजा रमन्ना और कस्तूरी रंगन। तो इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, यानी कि होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारा कि निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। निद्रा रोग नामक जो बीमारी है वो किससे होती है, विटामिन ए की कमी से, शरीर में कैल्शियम की कमी से, रक्तचाप के बढ़ने से, या ट्रिपोनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि
ट्रिपोनोसोमा नाम का एक कोशिकीय जीव होता है, इसके द्वारा ये जो निद्रा रोग है ये होता है। ठीक है, ये जो निद्रा रोग है इसका नाम है अफ्रीकन ट्रेपेनोसोमा। ट्रेपेनोसोमा जो है मतलब अफ्रीकन ट्रेपिनोसोमा जो है इसको बोला जाता है। तो ये जो ये ट्रिपेनोसोमा है इसी जीव की वजह से ये रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12वां है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने ये खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। किसने कहा था कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, ये हमें यहाँ से बताना है। किसने कहा था? ये कहा था सर रोनाल्ड रॉस ने, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। ठीक है, आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने देखा है कि कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ठीक है, और जो ये रोनाल्ड रॉस थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म भारत में हुआ था। भारत में कहाँ? उत्तराखंड में जन्म हुआ था। उत्तराखंड में कहाँ? उत्तराखंड का एक ज़िला है, ज़िला क्या नाम है? अल्मोड़ा, वहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने बताया था ये, ज़रूर याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 1902 में इनकी जो खोज थी उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी होंगी। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां है हमारा कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो गांधी जी संबंधित नहीं थे स्वदेशी आंदोलन से। हालांकि बाद में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसमें मतलब गांधी जी भी थे उस वक्त, लेकिन स्वदेशी आंदोलन जब पहली बार हुआ था तो ये 1905 में हुआ था। और आपको पता है कि गांधी जी भारत आए थे 1915 में अफ्रीका से। ठीक है, तो 1905 में मतलब ये आंदोलन हुआ था। और जो कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। उस वक्त इसके जो नेता थे उनके नाम हैं लाला लाजपत राय, और लोकमान्य तिलक भी थे, अरविंद घोष भी थे और बिपिन चंद्र पाल भी थे। ओके, चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14वां है हमारा कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन के पक्ष में थे? तो कौन थे? तो पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन के पक्ष में थे जवाहरलाल नेहरू। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां है हमारा कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? 1892, 1909, 1919 या 1935? तो प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में शामिल है राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार या करेंसी प्रणाली का सुधार? तो शेरशाह सूरी के जो सुधारों में सबसे ज़्यादा शामिल है वो शामिल है करेंसी प्रणाली का सुधार। जो रुपया है ना उसका मतलब पहले सॉरी गलत लिख दिया, रुपया जो मतलब रुपया है वो सबसे पहले जो है शेरशाह सूरी ने ही लॉन्च किया था। ठीक है, इसके अलावा आप इनको ग्रैंड ट्रंक रोड है उसको भी मतलब इन्होंने बनवाया था, तो उसके लिए भी आप इनको जानते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने करेंसी प्रणाली में जो है काफ़ी ज़्यादा सुधार किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17वां है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो जवाहरलाल नेहरू एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। हाँ जी, हुए हैं। इंदिरा गांधी एक से ज़्यादा बार हुई हैं। हाँ, हुई हैं। चौधरी चरण सिंह नहीं हुए हैं और अटल बिहारी वाजपेयी भी एक से अधिक बार जो है प्रधानमंत्री बने। तो चौधरी चरण सिंह जी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया कि कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं हुए हैं। ठीक है, 5वें प्रधानमंत्री थे भारत के चौधरी चरण सिंह जी। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 28 जुलाई से लेकर 28 जुलाई 1979 से लेकर ये थे 14 जनवरी 1980 तक। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18वां है हमारा कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष होता है, मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? तो भारत में जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, और इसका निर्वाचन कौन करते हैं? लोकसभा के ही सदस्य करते हैं अपने ही बीच से। ठीक है, सो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्न में से कौन बुला सकता है? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है उसको बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति महोदय के पास होती है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही है। ये शक्ति इनको किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? तो ये 108 अनुच्छेद जो है, ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत इनको ये शक्ति मिली है कि ये संसद के दोनों सदनों की
सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। कौन कौन से सदन होते हैं? दोनों, लोकसभा और राज्यसभा। ओके। क्वेश्चन नंबर 20वां है हमारा कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? सो भारत के संविधान में जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो नागरिकों के को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करते हैं। कई बार हमसे ये पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक का मतलब जो तत्व हैं वो शामिल हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ये ज़रूर याद रखनी है कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। ठीक है, मतलब जो लोक कल्याणकारी जो राज्य है उसकी स्थापना करने के निर्देश कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये हमारे टोटल 20 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इन 20 में से आपने कितने का आंसर बिल्कुल सही सही दिया है। और